सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री क्लास 9। अभी तक हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टॉपिक पे, और हम लोग समझ चुके हैं कि बास्टिल पे अटैक हुआ था, क्यों हुआ था, किस तरह से उस वहाँ पे उस टाइम में इन्वायरमेंट था, वो अटैक क्यों, क्या कारण क्या था, मेन कारण उसके बारे में समझे थे। सोसाइटी कैसा था फ्रांस में 18th सेंचुरी में, उसके बारे में समझे थे। उसके बाद जो टैक्स जो पे करता था, जिसको हम लोग स्टेट जनरल बोलते थे, जनरल असेंबली बैठा था, उसके बारे में समझे थे। देखे थे कि कैसे जो है थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर थे वो धीरे धीरे बढ़े और अपने आप को एक नया सोशल ग्रुप, जिसको मिडिल क्लास बोले, उसका उत्थान हुआ, और धीरे धीरे वो लोग एक नेशनल असेंबली फॉर्म किए, जिसको हम लोग देख चुके थे कि थर्ड लेक्चर तक हम लोग देखे थे कि नेशनल असेंबली को एट लास्ट जो राजा थे, किंग थे लुई 16, उन्होंने ये मान लिया था, ठीक है, कि तुम ही जो है वो मॉनिटरिंग हो, तुम ही आवाज़ हो फ्रांस की, और तुम ही जो बोलोगे नेशनल असेंबली वही होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद कुछ सिंबल बना, राइट्स बने, उसको भी हम लोग देखे। अब क्या रियली में वो जो इतना पावरफुल किंग है लुई 16, वो क्या एक ही बार मोनार्की से अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना लेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में फिर से बता दूं कि वैसा मोनार्की होता है, वैसा राजा होता है जिसमें या जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बंध जाए, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, वो अपने मन का नहीं चल सकता, मन से नहीं चल सकता है, जैसे कि सिंपल मोनार्क होता है। तो हम लोग इससे पहले लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया था, मतलब ऐसा मोनार्क जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, अभी मैंने सिर्फ मोनार्क लिख दिया, तो कैसे एक मोनार्क से यानी राजतंत्र से रिपब्लिक हो जाए। अब रिपब्लिक तो आपको पता भी होगा, इंडिया भी हमारा रिपब्लिक है। रिपब्लिक सिंपली मीन्स कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें हम लोग क्या कर सके, हम लोग यानी पीपल जो है, किसी देश का, किसी स्टेट का पीपल जो है वो क्या कर सके, गवर्नमेंट को चूज कर सके। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पीपल जो है वो चूज कर सकते हैं, वेयर पीपल कैन इलेक्ट या चूज, पीपल इलेक्ट कर सकते हैं थ्रू असेंबली और थ्रू इलेक्शन, इलेक्ट कर सकते हैं किस चीज़ को, द गवर्नमेंट को वोट करके या दूसरे तरीके से चूज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, किस, और हेड ऑफ स्टेट को भी, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी, इंक्लूडिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट का। हमारा नेशन में क्या है, हमारा भी नेशन जो है वो रिपब्लिक है, हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ओके, इसका ये भी मतलब होता है रिपब्लिक के का मतलब कि कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा। हेरिडिटरी मोनार्क मतलब जो एक चलते रहता है ना, कि अब ये बना हुआ है, अगर लुईस 14 बना होगा, फिर लुईस 15, फिर लुईस 16, मतलब एक के बाद एक के बाद एक उसी जो फैमिली है उसी का बनना, तो वो नहीं होगा। नो हेरिडिटरी मोनार्की, ठीक है, मतलब एक जो चलते आते रहता है परिवार में वो खत्म हो जाएगा, वंशानुगत जब चलते रहता है वो खत्म। अब देखिए यहाँ तक तो ये हुआ, अब कैसे ये हुआ इसको समझते हैं, ठीक है, कि कैसे ये मोनार्की से रिपब्लिक बन गया। तो देखिए ऐसा था कि फ्रांस में अभी भी जो था वो सबको शांति नहीं मिल रही थी, और शांति मिलना भी, तो अभी भी फ्रांस का कंडीशन सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? तो सही होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी जो राइट था वोट देने का या नेशनल असेंबली के मेंबर होने का, वो लिमिटेड था कुछ हाथों में, ठीक है, अमीरों के हाथों में। चलिए 25 ईयर्स ठीक है, एज सबका इक्वल होगा तब, लेकिन ये बात कहना कि औरत वोट नहीं दे पाएगी, ठीक है, उसके साथ साथ जो आदमी एक लेबर के 3 दिन के बराबर टैक्स दे रहा है, 3 दिन के अर्निंग के बराबर टैक्स दे रहा है, वही क्या कर पाएगा, वही वोट दे पाएगा, ये गलत था। तो इसीलिए गरीब मेंबर जो थे, जो पुअर मेंबर थे, और वो खास के थर्ड स्टेट तो उसी से बना ही हुआ था, वो लोग अभी भी आवाज उठा रहे थे। तो फ्रांस में जो सिचुएशन था इसके बाद भी, 1791 के बाद भी, वो भी सही नहीं था। लुईस 16 जो थे ये खुद भी, क्योंकि ये इतना पावरफुल राजा, भले ही उस टाइम में, भले ही उनका ये पावर नहीं दिख पाया क्योंकि उस टाइम में खजाना उनका खाली था, तो कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन अब जो राजा था जिसको वर्षों से आ रहा था, उस टाइम में परंपरा से चल रहा था कि वो राजा थे, अब उनसे एक ही बार में राजगद्दी छीन गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बन गए। तो जो ये लुईस 16 थे, ये समझौता कर रहे थे अपने पड़ोसी देशों से, ठीक है, पड़ोसी देश जैसे प्रूसिया हुआ, उसके किंग से, तो प्रूसिया के किंग से, जिस देश से इनका ससुराल था, जैसे ऑस्ट्रिया से इनकी पत्नी आई थी ना, ठीक है, इनकी पत्नी कहाँ की थी आपको याद हो, ऑस्ट्रिया की। तो लुईस 16 जो थे ये क्या किए थे, ये सीक्रेटली निगोशिएट कर रहे थे, समझौता कर रहे थे किसके साथ, तो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के किंग के साथ। तो लुईस 16 वाज निगोशिएट कर रहे थे। निगोशिएटिंग मतलब अगेन समझौता करना, कि तुम हमको ये चीज़ कर दो, तुम हमको अपना आर्मी दो, जैसे कि हम इसको लड़ सके, और बाद में वो भी उसके अलावा कुछ दे देते। तो लुईस 16 वाज निगोशिएटिंग विथ किंग ऑफ प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया के किंग और ऑस्ट्रिया से किंग। और ये सिंपल था, ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल रीजन था कि किंग को था वो अपना जो
राजतंत्र था वो वापस चाहिए था, उसको डेमोक्रेसी से क्या फायदा होगा, उसके बाद तो जिसका जो मन होगा वो करने लगेगा, तो उसको अपना राजतंत्र वापस चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे, और ये एक तरह की गद्दारी हो गई और इसका गद्दारी का सजा मिला भी, ठीक है, कि अपने देश के हिसाब से नहीं चलना, अपने देश के हिसाब से नहीं चलना, ये तो गद्दारी हो गई ना। तो ये हो रहा था। अब रूलर जो थे दूसरे देश के, वो भी, उनको भी बुरा लग रहा था। आपको मैं इसको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। आपके पड़ोसी में किसी के पास कार आ गया है और आपके पास सिर्फ बाइक ही है, ठीक है, या आप इसका उल्टा भी समझ सकते हैं कि दूसरे के पास आपके पास कार है और दूसरे के पास बाइक है। तो इस कंडीशन में जो है एक दूसरे में एक हेट्रेड पैदा हो जाता है, एक तरह से नफरत पैदा हो जाता है, ठीक है, एक जलन पैदा होता है। वही इसके पड़ोसी देश के भी साथ था। जो पड़ोसी देश के जितने राजा थे वो चिंता हो रहे थे, क्योंकि अब राज देखिए एक ही बार में, आपको याद हो तो एक ही बार में 2 बिलियन लिब्रे जो कितना दिन से नहीं चुका रहे थे वो एक ही बार में चुका दिए थे, ठीक है, यानी डेवलपमेंट हो रहा था फ्रांस का। तो इस फ्रांस के डेवलपमेंट से क्या हो रहा था कि अगल बगल वाला जितने देश थे वो चल रहे थे, इसके विकास से, इसके विकास जो हो रहा था इससे जल रहे थे, ठीक है। तो दूसरे देश के भी जल रहे थे और मदद भी रह रहा था किंग खुद भी। तो दूसरे देश के जो राजा थे उनसे बात करके ये सेना भेजने वाला था, ठीक है। कौन सा, तो पड़ोसी देश का जितने भी आदमी थे वो सब सेना भेजना चाह रहे थे, जिससे 1789 से पहले ही, ठीक है, 1789 से पहले ही चाह रहा था कि सेना भेज दे और इस ये जो रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था उसको खत्म कर दे, ठीक है। लेकिन ये होता होता उससे पहले असेंबली जो था वो 1792 में, ठीक है, क्या कर दिया, एक वार प्रूसिया के अगेंस्ट और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट छेड़ दिया, ठीक है। अभी तक हम जानते हैं कि फ्रांस जो है वो नेशनल असेंबली में आ गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था, यानी जो नेशनल असेंबली था उसके हिसाब से सब कुछ चलता था। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो अगल बगल वाले देश है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि नेबरिंग जो इसके नेबर थे, किसके, फ्रांस के, तो नेबरिंग जितने भी इसके कंट्री थे वो क्या कर रहे थे, वो इसके जो डेवलपमेंट था उससे जल रहे थे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नेबरिंग, ठीक, नेबरिंग कंट्रीज जो थे वो क्या थे, वरीड थे, वेर वरीड, किस चीज़ से, चिंता किस चीज़ से हो रहा था उनको, उसी चीज़ से कि फ्रांस विकसित हो रहा है, बाय डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस। तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग सोचे थे क्या चीज़, कि हम लोग क्या कर दे, तो कुछ ट्रूप्स अपने जो सिपाही हैं उसको भेज दे, जिससे क्या किया जाए, जिससे कि फ्रांस को फिर से एक बार राजतंत्र में ला दिया जाए, कि राजा के अंदर ला दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या सोच रहे थे, सो दे वेर थिंकिंग, क्या थिंक कर रहे थे, तो थिंक कर रहे थे, सोच रहे थे कि ट्रूप्स भेजा जाए, अपना सिपाही भेजा जाए, थिंकिंग टू सेंड ट्रूप्स। मैं इसको लिख दे रहा हूँ जो मैंने आपको बताया है, तो यही चीज़ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो वो लोग सोच रहे थे कि अपना ट्रूप्स भेजे, ये सोचते सोचते इससे पहले ही क्या हुआ, नेशनल असेंबली जो था वो डिक्लेयर कर दिया एक वार अगेंस्ट प्रूसिया ऑस्ट्रिया 1792 में। और कैसे, तो बाय वोट, नेशनल असेंबली खुद डिसीजन नहीं ले सकता, आपको पता हो, उसमें मेंबर होता था, तो वोट की मदद से ये लोग अपना क्या किए, सोच लिए कि हम लोग वार कर देंगे। अब ये जब लड़ाई शुरू हुई, तो कोई भी लड़ाई शुरू जब हो जाता है तो वो जल्दी खत्म नहीं होते रहता है, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होने लगता है। तो गरीब आदमी सब जो थे वो इसको सोचे कि नहीं, ये लड़ाई चलते रहना चाहिए। क्यों चलते रहना चाहिए, तो ये लड़ाई को वो देखे एज कि इस लड़ाई के बाद फाइनली एरिस्टोक्रेसी जो है, यानी जो राजतंत्र है या नोबल मैन सब का है, वो साफ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अगल बगल वाले जितने देश है जो इनको परेशान करेंगे, प्रूसिया है, ऑस्ट्रिया, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वार के बाद उसको हरा ही देंगे। तो इसीलिए बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, वो वॉलंटियर के रूप में आए। वॉलंटियर तो आप समझते हैं ना, वॉलंटियर वैसा आदमी जो अपने मन से कोई भी सेवा देना चाहिए, तो वॉलंटियर के रूप में आया, ठीक है, और आर्मी को ज्वाइन किया। ये वार को क्या देख रहे थे, एज वार अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी और यूरोप, पूरे यूरोप में, क्योंकि यूरोप का आसपास का जितना देश था वो सब इसमें इन्वॉल्व हो गया था। तो पीपल जो थे वो इसको देख रहे थे, पीपल वेयर शोइंग शोइंग पीपल वेयर सीइंग दिस वार, पीपल देख रहे थे इस वार को किस रूप में, एज वार अगेंस्ट, एक लड़ाई किसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट किंग्स, राजाओं के अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि राजा से ही बात हुआ था ना, किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी, इसके अगेंस्ट। तो इसीलिए पूरे यूरोप में वो लोग सोचे कि नहीं, इस लड़ाई को और बढ़ाया जाए। तो अब इस सब के लिए एक मोटिवेशन भी चाहिए रहता है कि युद्ध हो, इसलिए मोटिवेशन, इसके लिए गीत सब, जैसे हम लोग का नेशनल एंथम सब बना था उस टाइम, तो उसी तरह से इसका भी जो था वो एक सॉन्ग था मार्शल्स, जो अब इसका नेशनल एंथम भी बन गया है। तो एक सॉन्ग था मार्शल्स, तो मार्शल्स जो था वो गाया जाता था
ठीक है, जो इसका आप याद करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये जो था ये लिखा गया था बाय रोजेट डी एल इजले। रोजेट डी एल इजले नाम के जो आदमी थे उन्होंने इसको कंपोज किया था। जैसे हम लोग का है ना जनगणना, उसी तरह से मार्शल्स था, इनका जो एक कंपोज किए थे। और इसको क्या किया गया था, मार्शल्स गाया जाता था, ये गीत गाया जाता था, वाज संग। ठीक है, और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ गया, क्योंकि एक जगह है मार्शल्स, तो वहीं से मार्शल से लोग गए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया। ठीक है, मार्शल्स वाज संग। ठीक है, एज पीपुल वेयर मार्चिंग, जैसे जैसे लोग और आर्मी जो थे वो मार्च कर रहे थे। ठीक, तो इससे और मोटिवेशन आता गया। अब क्या हुआ कि ये अगेन कोई भी अगर जब भी वार होता है तो वार शांति कम लाता है और अशांति ज़्यादा, बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस होते हैं, पीपल का लॉस होता है। तो ये भी वार जो था, ये वार जो क्रांति वाला वार था, तो इसमें भी बहुत सारा लॉस हुआ, बहुत सारा इकोनॉमिक डिफिकल्टी आया लोगों को। अब आदमी जो थे वो तो लड़ रहे थे, तो खाना कौन लाएगा घर के लिए। ठीक है, घर पे औरत है या बच्चे हैं, उनके लिए खाना कौन लाएगा, तो उसके लिए औरत लोग जो थी वो लोग काम करते थे। तो मैन जो थे वो फाइट करते रहते थे आगे, ठीक है, सेना के में भर्ती होके। ठीक है, लेकिन वोमेन जो थी वो क्या करती थी, वो पैसे कमाती थी, जिससे कि अपना फैमिली चला सके। अब लास्ट सेक्शन जो थे, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो था, वो ये सोच लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कि रिवॉल्यूशन को और आगे ले जाए। जैसे कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ 25 साल से आगे वाले और जो रिच आदमी थे उन्हीं को अलाउ किया वोट देने का। तो ये लोग सोचे कि नहीं, हम लोग और इस रिवॉल्यूशन को आगे ले जाए, जिससे क्या हो जाए कि सभी आदमी को जो राइट है वोट देने का वो मिल पाए। ठीक है, पैसा पे नहीं डिपेंड करे। इसीलिए वो लोग और एक दूसरे से चर्चा करते रहे कि नहीं, युद्ध किया जाए। और इस सब में जो सबसे ज़्यादा मदद किया वो था क्लब, पॉलिटिकल क्लब। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब सिंपली मीन्स कि एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग आए और अपना मत एक्सचेंज करे, अपना जो मन में बात है वो एक्सचेंज करे, कि बोला जाए युद्ध हो या नहीं हो, या दूसरे टॉपिक पे। तो पॉलिटिकल क्लब बहुत फेमस हुआ, और उनमें से एक क्लब जो था वो था जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब का नाम मैं ये सब लिख दूंगा। जैकोबिन क्लब जो था वो अपना नाम पाया था एक कन्वेंट आप समझते हैं, कन्वेंट वैसा बिल्डिंग होता है, जो कि वैसा घर जो कि एक रिलीजियस चीज़ों के लिए, धार्मिक चीज़ों के लिए किसी को दिया गया हो। तो एक कन्वेंट था जैकोब पेरिस में, उसी से नाम पड़ा था इसको जैकोबिन क्लब। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन ही जो थे वो जैकोबिन क्लब में या दूसरे क्लब में प्लान बना रहे थे युद्ध के बारे में, या पॉलिसी पे बात कर रहे थे, नीतियां पे बात कर रहे थे, ऐसा नहीं था। औरतों भी, जितने औरत भी थे वो सब भी इसमें एक अच्छा खासा हिस्सा ले रहे थे, पर उनका आवाज जो था वो बार बार दबा दिया जाता था, ये सोच के कि इनको क्या मिलेगा, ठीक है, ये क्या कर पाएंगे। और ऐसा हुआ भी, आप देखेंगे अगर मैं जब बताऊंगा ओमेन के बारे में, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ओमेन को जो है राइट टू वोट वो 1946 में मिला। सोचिए कहाँ से चल रहा है, ये 1789 से, और कहाँ 1946, तो इतना दिन बाद मिला। अब जैकोबिन क्लब के जितने मेंबर थे, ठीक है, जो मैंने बताया जो सबसे फेमस क्लब हो गया था वो जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन क्लब के जितने मेंबर थे वो मेनली कौन थे, तो ऑफकोर्स युद्ध में ही मेनली वो सब थे जो बहुत गरीब थे। तो वो बहुत सारे गरीब आदमी थे जो कम प्रोस्पेरस थे, कम समृद्ध थे, छोटे छोटे स्मॉल कीपर थे, ठीक है, दुकान वाले थे, ठीक, उसके बाद आर्टिजियंस थे यानी कलाकार थे, ठीक, यही सब थे, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर करने वाले, ये सब थे। अब उनका जो लीडर था, ये आप याद रखिएगा, मैं लिख भी दूंगा, लीडर जो था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और इन पे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये जो थे ये भले ही जिता तो दिए, यानी पॉलिटिकल क्लब जैकोबिन क्लब बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया अपना युद्ध में, ठीक है, रिवोल्यूशनरी युद्ध में, लेकिन ये आगे बहुत कठिन बहुत अजीब अजीब स्टेप अपनाए, जिसके कारण इनको भी मरना पड़ा। तो खैर अभी हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत सारे लोग जो थे जैकोबिन क्लब के, वो क्या किए, वो अपने आप को चाहते थे कि हम सोसाइटी से, जो सोसाइटी है, जो फैशनेबल सोसाइटी है, उससे दूर करें। क्योंकि हम तो सेना है ना, हम एक तरह के सेना है देश के, जो क्या कर रहे हैं, देश के विकास के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते थे कि हम वैसे आदमी से, जैसे नोबेल से, क्लर्की से, इस सबसे अलग बने। अब नोबेल और क्लर्की उस टाइम में क्या करते थे, तो नोबेल और क्लर्की फैशनेबल ड्रेस पहनते थे, जिसमें घुटना तक का कपड़ा रहता था, इस तरह का, ठीक है। तो वो लोग क्या पहनना शुरू किए, वो सब बोले कि नहीं, हम घुटना जो है वो घुटना तक कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम पूरा पहनेंगे। इसलिए वो ट्राउजर पहनना शुरू किए, ठीक है। तो ट्राउजर, उसी तरह का ट्राउजर जो उस टाइम में पहना जाता था डॉक वर्क के द्वारा, यानी जो समुद्र पे थे, ठीक। तो इसीलिए इनका नाम जो था वो क्या पड़ा था, एक सैन क्लूटस करके ही नाम पड़ा था इनका। सैन क्लूटस मतलब विदाउट नी ब्रीचेज, मतलब वैसे आदमी जो ठेवना वाला कपड़ा, घुटना वाला कपड़ा नहीं पहनता। चलिए इतना हम लिखते हैं, उसके बाद और डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या समझे थे अभी तक, कि लोग जो थे वो वार को चाहते थे और बढ़ाना, और उसमें एक हेल्प किया एक गीत मार्शल्स। अब आगे हम इसके बारे में लिखते हैं, ठीक।
कि क्या क्या दिक्कत हुआ, कौन लड़ रहा था, वैसे मैंने बता दिया, तो वही चीज़ मैं लिख देता हूँ। देखिए मैंने वही सब लिख दिया जो मैंने बोला है कि अभी तक देख चुके थे कि वो सब वार करने लगे, तो वार जो था वो बहुत सारा लॉसेस लाया और इकोनॉमिक डिफिकल्टी लोगों को। अब इससे क्या हुआ था कि मैन जो थे वो तो आर्मी के लिए काम कर रहे थे, लड़ाई के लिए काम कर रहे थे, और वुमेन को क्या करना पड़ता था कि अपने लाइफ के लिए, जीने के लिए और फैमिली को देखने के लिए कमाना पड़ता था। अब जैसे जैसे लोग जो थे, लोग बहुत सारे गरीब आदमी थे, तो वो लोग सोचे कि लड़ाई को आगे ले जाना चाहिए, जिससे में अब लड़ाई को आगे ले जाना है तो बहुत सारा डिस्कशन का जरूरत होगा, प्लान का जरूरत होगा। ऐसे थोड़ा ना जाके और बंदूक से, या उस टाइम में तो वो सब भी नहीं था, जाके हमला कर देते। वहाँ पे क्या एक प्लानिंग का, अच्छा खासा डिस्कशन का जरूरत होता। तो डिस्कशन के लिए एक जगह चाहिए था। अब ये तो है नहीं कि किसी के घर पे जाके बैठ गए और वहाँ पे डिस्कशन करने लगे। तो उस टाइम में एक बहुत फेमस हुआ एक चीज़ जो कि है पॉलिटिकल क्लब। ठीक है, आज तक आजकल वाला क्लब नहीं जिसमें सिर्फ डिस्को होता रहता है, वो वाला क्लब नहीं। वो पॉलिटिकल क्लब एक ऐसा जगह था जहाँ पे जो देता था, प्रोवाइड करता था जगह किस चीज़ के लिए, डिस्कशन के लिए, लोगों के डिस्कशन के लिए। तो जैसे जैसे लोगों ने सोचना शुरू किया और लोग सोचने लगे कि लड़ाई को आगे ले जाए तो उसमें एक इम्पोर्टेंट प्लेस जो था प्रोवाइड किया कौन, पॉलिटिकल क्लब। पॉलिटिकल क्लब जगह देता था उस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, डिस्कशन के लिए, गवर्नमेंट के पॉलिसी पे बात करने के लिए, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या प्लान बनेगा, कैसे उस प्लान को देखा जाएगा। तो जैसे जैसे पीपल थॉट किए कि युद्ध को आगे ले जाए, तो पॉलिटिकल क्लब उस फेमस हुआ डिस्कशन के लिए, किस चीज़ के ऊपर, तो गवर्नमेंट के डिस्कशन के ऊपर, कुछ प्लान के बनाने के लिए। और इसी पॉलिटिकल क्लब में एक क्लब था जैकोबिन क्लब। ठीक है, जो इसका नाम पड़ा था एक कन्वेंट से, जैकब से, जो कि पेरिस में है। अब बहुत सारे लोग जो थे इसके जैकोबिन क्लब का, इस जैकोबिन क्लब का कभी कभी लिख दिया तो शॉर्ट नोट लिखने, तो मैंने इसमें शॉर्ट नोट लिख दिया आपको कि जैकोबिन क्लब के बारे में। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो लेस प्रॉस्पेरस थे, मतलब गरीब थे और समृद्ध थे। ठीक है, जैसे कि शॉपकीपर्स, छोटे छोटे शॉपकीपर, सर्वेंट, प्रिंटर, ये सब थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि इनका लीडर कौन था। तो हर एक क्लब का एक लीडर भी होता था। तो इसका जो जैकोबिन क्लब था इसका लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, आपको ये याद रखना है। आपको ये भले ही नहीं याद रखे कि मार्शल्स कौन गया था, ठीक है, मतलब कौन लाया था, रोजेट डी एल इजले, कोई जरूरत नहीं है इसमें, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पर आपको ये याद होना चाहिए। और ये याद हो ही जाएगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ही इन पे ही है पूरा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो ये इन्होंने ही क्या किया था, जैकोबिन क्लब का संगठन किया था। यही इनके क्या थे, यही थे मुखिया बोल सकते हैं, लीडर थे। अब देखिए सेपरेट करने के लिए किस चीज़ को, अपने आप को, कौन अपने आप को, कहने का मतलब जो मेंबर थे जैकोबिन क्लब के, वो अपने आप को दिखाना चाहते थे कि हम उस सोसाइटी के मेंबर नहीं है जहाँ पे भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ। ठीक है, यानी हम क्लर्गी और नोबेल नहीं है। तो इससे क्लर्गी से, नोबेल से अलग करने के लिए, क्लर्गी और नोबेल को उस टाइम में फैशनेबल सोसाइटी का मेंबर माना जाता था, जो घुटना तक का कपड़ा, छोटे छोटे इस तरह के कपड़े पहनते थे। तो उस चीज़ से अलग करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो हम तुम लोग जैसे नहीं है, तो उन लोगों के पास सबसे बड़ा क्या था, अब हाथ मुंह कान सबका तो एक ही रहता है, तो वो तो कर नहीं सकते थे। तो ये लोग क्या किए, कपड़ा जो होता था अपना, जो कि पहनावा होता था, उसी को बदले। तो टू सेपरेट देमसेल्फ डिफरेंट, ठीक है, सेपरेट दिखाने के लिए, या टू शो देमसेल्फ डिफरेंट, यहाँ शो लिख दीजिए, टू शो देमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम फैशनेबल सोसाइटी। फैशनेबल सोसाइटी से अलग दिखने के लिए ये क्या करते थे, ये स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनते थे। ठीक है, बड़े बड़े लंबे लंबे ट्राउजर पहनते थे, और इसके साथ साथ रेड कैप पहनते हैं। रेड कैप क्या दिखाता था, आप पिछले लेक्चर में पढ़े हैं सिंबल वाला में, मुझे कमेंट में आप बताइए रेड कैप जो है वो क्या दिखाता था, क्या सिंबलाइज करता है रेड कलर। इसीलिए इनको सैन क्लूटोस कहा जाने लगा। सैन क्लूटोस फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मैन विदाउट नी ब्रीचेज, मतलब घुटना वाला कपड़ा नहीं पहनने वाला। तो ये सब पूरे जो है फुल पहनते थे, स्ट्रिप्ड ट्राउजर था जो कि पूरा रहता था। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाने लगा, मैन विदाउट नी ब्रीचेज, यानी सैन क्लूटोस। अब देखिए ये होते होते ये सब तो हो ही रहा था, लड़ाई सब चलते गया, आगे चलते गया। पॉलिटिकल क्लब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक, ये सब तो चल ही रहा था। अब इसके साथ साथ जब ये लड़ाई खत्म होने पे आया, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल कौन दिया, यही जैकोबिन क्लब। 1792 का बात है। जैकोबिन क्लब जो था वो बहुत सारे आदमी जो पर्सिया के थे, पर्सिया के लोगों को हम लोग यहाँ पे एक टर्म बोलेंगे पर्सियन। ठीक है, पार्सियन, पार्सियन मीन्स पीपल ऑफ पेरिस। ठीक है, पीपल ऑफ पेरिस। आप इसको पुरुषिया नहीं समझ लीजिएगा, पुरुषिया बाला, पर्सियन मतलब पीपल ऑफ पेरिस। तो बहुत सारे लोग जो पेरिस के थे वो जैकोबिन क्लब के साथ मिलकर वो क्या किए, वो सोचे कि हम एक अटैक करेंगे। ठीक है, और अटैक कहाँ करेंगे, तो ऑफकोर्स जहाँ पे पहले किए थे, पैलेस सब पे, तो यहाँ पे पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, ठीक है, वहाँ पे ये लोग अटैक किए। उसके बाद किंग के जितने गार्ड थे वहाँ पे, ऑफकोर्स उनको तो मारना ही पड़ेगा, तभी ना किंग के पैलेस में इंटर कर पाएंगे। तो हम लोग इसको लिखते भी चलते हैं कि ऑन 1792 जैकोबिन क्लब जो थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर, जैकोबिन क्लब मेंबर्स, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर
क्या किए, अटैक किए, अटैक्ट या रिवोल्टेड, ठीक है, क्या लिखे यहाँ, रिवोल्ट किए, विद्रोह किए, ठीक, किसके अगेंस्ट, रिवोल्टेड। अब ये विद्रोह क्यों किए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि कपड़ा का और खाना का जो दाम था, प्राइस था, वो बहुत बढ़ गया था। तो अगेंस्ट, पहला बात तो बहुत महंगा था और अच्छे से मिलता भी नहीं था। आपको याद हो कि ओमेन अटैक कर दी थी दुकान सब वाले पे, तो हाँ वही चीज़। तो अगेंस्ट शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड, एक तो कम सप्लाई है और उसके साथ साथ हाई प्राइसेस भी है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए, और ये दोनों सेम ही है, जब शॉर्ट सप्लाई रहता है तो हाई प्राइसेस रहता है, ठीक है। तो हाई प्राइसेस ऑफ फूड, तो इसीलिए बात है 10 अगस्त के मॉर्निंग की। तो ऑन 10 अगस्त, ठीक है, ये लोग क्या किए, ये खत्म कर दिए। उसी तरह जैसे बेस्टिल को स्टॉर्म किए थे, दे डिस्ट्रॉयड, यानी स्टॉर्म लिख सकते हैं, स्टॉर्म किस चीज़ को, तो डे स्टॉर्म स्टोन पैलेस ऑफ ट्यूलिडीज, स्टोन पैलेस ऑफ ट्यूलिडीज, पैलेस जो था किस चीज़ का, ट्यूलिडीज का, ट्यूलिडीज के पहले जो था, जैसे वर्सेस था उसी तरह से ट्यूलिडीज एक पैलेस था राजा का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। ऑफकोर्स यहाँ पे अब फिल्म सब में भी आप देखे होंगे कि जब कहीं दूसरे जगह गुंडा के यहाँ जाना पड़ता है तो क्या होता है, रास्ते में बहुत सारा बॉडी गार्ड रहता है। तो उस टाइम में किंग के गार्ड रहते थे, तो सारे किंग के गार्ड को देखे होंगे फिल्म सब में, जो हीरो सब रहता है वो मार देता है सब। तो सेम चीज़ यहाँ भी हुआ। तो किंग गार्ड्स जितने थे, किंग के जितने गार्ड्स थे उन सबको मार दिया गया, किंग्स गार्ड वेयर किल्ड, और किंग को जो था वो हॉस्टेज कर लिया गया। हॉस्टेज मतलब शरीर के एक तरफ से बोल सकते हैं बंदी बना लिया गया। एंड किंग हिमसेल्फ वाज हेल्ड हॉस्टेज, ठीक है, पकड़ के रख दिया गया। अब ये आप बोलेंगे किंग को क्यों पकड़ लिया गया, क्योंकि उसने गद्दारी की थी, ठीक है, वो दूसरे देश के साथ कैसे मिल गया, ठीक है। तो हेल्ड हॉस्टेज, ठीक है, शरीर बंदी करना, हॉस्टेज का प्योर मीनिंग होगा हमारे शरीर को एक तरह से पकड़ लेना। अब बाद में कि राजा के फैमिली के साथ या राजा के साथ क्या किया जाए, इसलिए वो लोग फिर से नेशनल असेंबली जो थे वो क्या किए, एक वोट किए, ठीक है। तो और वोट में जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से पहला चीज़ की है कि राजा की जितने फैमिली है उनको इम्प्रिजन कर लिया जाए, मतलब जेल में रख दिया जाए। और वहाँ पे इलेक्शन हुआ और उसके बाद इलेक्शन से ये सुझाव दिया गया कि सारे लोग जो 20 साल से ऊपर है, उनके पास पैसा हो या ना हो, वो क्या कर सकते हैं, वो राइट, उनको राइट है, अधिकार है वोट देने का। तो आपको तो लगा होगा चलो सही है, अभी आके 1791 में ही या 1792 में ही अब ठीक है, पर ऐसा नहीं था। फिर से एक बार तख्ता पलट हुआ, कहने का मतलब फिर से आए ऐसे लोग, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे 1794 में कि फिर से जो था ये एक पैटर्न एक बार और बदला, मतलब फिर से रिचर मेंबर जो थे वो ऑक्युपाई कर लिए और फिर से वोटिंग का सिस्टम बदला था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेटर बाद में जो रॉयल फैमिली था उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, असेंबली वोट किया, सब कुछ वोट से ही होता था, नेशनल असेंबली वोटेड एंड इम्प्रिजन, यानी जेल में रख दिया किस चीज़ को, रॉयल फैमिली को, मतलब राजा के जितने थे, चाहे रानी थी या कोई रॉयल फैमिली। उसके बाद इलेक्शन हुआ, ठीक है, और उसके हिसाब से क्या किया गया, एंड ऑल मैन, जितने मैन थे अबव 21 ईयर, जी ठीक समझे, मैन ही, वोमेन को तो अभी राइट दिया गया था, पूछा भी नहीं जाता था। तो ऑल मैन अबव 21 ईयर्स, ठीक है, जिनके पास वेल्थ हो या ना हो, अमीर हो गरीब हो, टैक्स दे पाए या ना दे पाए, तो इसीलिए लिख दिया रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, मतलब उनके पास पैसा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे एक नई असेंबली का फिर से गठन हुआ, ये जो आपको हुआ है अभी एक नया असेंबली हो गया ना, पहले नेशनल असेंबली था ये कुछ लोगों का, तो एक नया असेंबली हुआ और नया असेंबली को हम लोग बोलेंगे कन्वेंशन, ठीक है। इसको याद रखना है, आपको याद रखना है कन्वेंशन क्या था, एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली, ठीक, एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो क्या किया था, अलाउ कर दिया था सारे लोग जो 21 साल से ऊपर है उनको वोट देने का, चाहे उनके पास वेल्थ हो या ना हो, तो इसी को बोले कन्वेंशन। अब फिर से 21 सितंबर 1792 को, अब फाइनली 21 सितंबर या अगस्त का बात हो रहा था, 21 सितंबर 1792 को फाइनली सब वोट करके कन्वेंशन जो एक असेंबली बना था वो सब ये फैसला किया कि पूरी तरह से मोनार्की को खत्म ही कर दिया जाए और फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया जाए। अभी तक तो सिर्फ किंग को पकड़ के जेल में रख दिया गया था, अभी तक पूरी तरह से राजतंत्र नहीं खत्म हुआ था, अभी कन्वेंशन चला रहा था, एक इंस्टीट्यूशन चला रहा था पूरे देश को। लेकिन सितंबर, एक महीने बाद सितंबर 21 सितंबर 1792 को ये क्या कर दिया, पूरी तरह से मोनार्की खत्म कर दिया गया और रिपब्लिक घोषित कर दिया गया फ्रांस को, ठीक है। तो इसको आप अच्छा रहेगा अगर याद कर लें, ज़्यादा डेट आपको याद क्या करना है, आपको एक 14 जुलाई 1789 याद करना है और उसके बाद एक यही मेन इंपॉर्टेंस आता है। और ऑफकोर्स अगर आप ज़्यादा याद कर सके तो सही है, 21 सितंबर
1792 फ्रांस जो थे वो क्या कर लिए, एबोलिस्ट यानी खत्म कर दिए, उन्मूलन आप देखेंगे तो खत्म कर दिए किस चीज़ को, एबोलिस्ट, मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिए और क्या अडॉप्ट कर लिए, अडॉप्टेड रिपब्लिक फॉर्म। ठीक है, रिपब्लिक फॉर्म मैंने ऊपर ही लिख दिया। रिपब्लिक फॉर्म ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसमें सब कुछ चूज कर सकता है लोग, पीपल, गवर्नमेंट को। अब देखिए यहाँ पे अब तो ये बात हुई कि यहाँ पे सब कुछ हो गया, तो राजा का क्या हुआ आपके मन में आ रहा होगा। तो राजा जो था उसको 1793 में, ठीक है, जी हाँ, यानी कुछ दिनों बाद, सितंबर आ ही गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, 4 महीने बाद, लगभग 4 महीने बाद फिर से इसी डेट पे देखिए 21 सितंबर 1792। इसलिए मैं बोला था कि यहाँ पे जो है आपको डेट करने में, डेट याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये याद है तो ये भी याद रहेगा। ऑन 21 जैन यानी जनवरी, ठीक है, 1792, देखें डेट एकदम सेम है, लेकिन सितंबर आ रहा है और सितंबर के बाद जनवरी आया है, तो ऑफकोर्स 92 से 93 हुआ होगा। तो ऑन 21 जनवरी 1793 जो किंग था, किंग वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, यानी डेथ मार दिया गया, सेंटेंस टू डेथ, यानी डेथ दे दिया गया, ठीक है, 21 जनवरी 1793 को, ठीक है। और यहाँ पे आप जगह भी याद रख सकते थे कि वो जो पैलेस था, वो एक प्लेस था, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। तो डी ला कॉनकॉर्ड के पास इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी मार दिया गया। एंड किंग क्वीन जो थी, कौन थी याद है आपको, ठीक है, हाँ, मैरी एंटोनिटी। तो मैरी एंटोनिटी को अभी वही हाल हुआ, उनको भी मार दिया गया थोड़े ही दिन बाद, ठीक है। एंटोनिटी वाज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, शॉर्टली आफ्टर शॉर्ट टाइम। तो इस तरह से आप देखिए कि कैसे जो है फ्रांस जो था वो फाइनली क्या चीज़ बन गया, अब रिपब्लिक। तो फिर से मैं आपको एक रिवाइज करा दूँ, एक आइडिया दे दूँ कि क्या क्या हम लोग इस टॉपिक में पढ़े। इस टॉपिक में हम लोग पढ़े कि जो फ्रांस जो था वो फाइनली मोनार्क से पूरी तरह से रिपब्लिक हो गया। तो इसमें हम लोग पहले समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉन मोनार्क पहले बन गया था, रिकैप किए। उसके बाद हम लोग पढ़े रिपब्लिक क्या होता है। तो रिपब्लिक एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसमें लोग जो है वो चूज कर सकते हैं, कोई हेरिडिटी मोनार्क नहीं होता है, यानी कोई परंपरागत कोई राजा नहीं होता है। उसके बाद लुईस 16 जो था वो एक सीक्रेटली निगोशिएट कर रहा था, समझौता कर रहा था। आप यहाँ लिख लीजिए सीक्रेटली, यानी चुपके चुपके, किसी लोगों को पता ना हो। सीक्रेटली निगोशिएट कर रहा था, समझौता कर रहा था किसके साथ, जो राजा था रूसिया का और ऑस्ट्रिया का जो राजा था उसके साथ। अब नेबरिंग जितने कंट्री थे आसपास के, वो भी चिंता में थे कि फ्रांस जो है वो विकास कर रहा है डेवलपमेंट से, ठीक है। इसलिए वो क्या सोच रहे थे कि अपना कुछ जो सेना है, अलग अलग जो देश थे वो कुछ सोच रहे थे कि कुछ सेना को भेजते हैं, जिससे कि जितने एक्टिविटी हो रहे हैं फ्रांस में, जितने एक्टिविटीज हो रहे हैं उन सबको रोका जाए, स्पीड कम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन नेशनल असेंबली ये अटैक करते, सोच रहे थे ये सब 1789 से ही, पर ऑफकोर्स युद्ध कोई शुरू करना नहीं चाहता है जल्दी। तो लेकिन 1792 में असेंबली वोट किया और वोट के साथ ही ये फैसला किया कि हम लोग ही, वो क्यों युद्ध करेगा, वो क्यों हम लोगों पे अटैक करेगा, हम लोग ही अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रूसिया पे यही लोग, नेशनल असेंबली वाले ही अटैक कर दिए। अब इस वार को लोग नहीं चाहते थे रुके, क्योंकि ये वार को ये देख रहे थे एज ए वार अगेंस्ट किंग्स, जो किंग है जो उनके राइट को दबाना चाहते हैं, उनके खिलाफ ये देख रहे थे कि अगर हम लोग ये युद्ध जीत जाते हैं मतलब हम लोग राजा को एक तरह से हरा देंगे। लोगों को नहीं, राजा को भले ही राजा नहीं लड़ने आता था, पर ये सोचते थे कि हम लोग राजा को हरा देंगे। और राजा का हराना मतलब वो आइडिया को हरा देना जो ये समझता है कि कॉमन लोगों को राइट नहीं है। तो उस टाइम में लोगों को मोटिवेशन चाहिए था, तो एक अच्छा खासा एक पेट्रियोटिक सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत चाहिए था, जो कि मार्शल से निकल के आया था, जिनको किसने बनाया था, तो बाय रॉजर डी एल इजले इन्होंने बनाया था। ये सबसे पहले जो है मार्सेल्स नाम की जगह से ही पास करते हुए पेरिस में गाया गया था, इसलिए इसका मार्सेल्स नाम पड़ गया, ठीक है, ओके। बाद में ये ही मार्शल जो है वो नेशनल एंथम के रूप में अब फ्रांस का हो गया है, ठीक है, नेशनल एंथम सॉन्ग हो गया। अब वार जो था, ये युद्ध जो था, इसमें बहुत सारा, कोई भी लड़ाई होता है, यही हो या कोई भी हो, तो इसमें बहुत सारा लॉसेस होता है, इकोनॉमी डिफिकल्टी आता है, पैसे का कमी होता है लोगों का। तो और ऑफकोर्स उस टाइम में कमाने वाला भी कोई नहीं था, जो आदमी सब जो थे, मैन जो थे, वो तो युद्ध लड़ रहे थे। तो फैमिली का ध्यान रखना, अपने लिए कमाना, किसी फैमिली का, वो सब औरत कर रही थी। अब जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ रहा था, तो लोगों को अच्छे से प्लान करने के लिए एक जगह की जरूरत थी, और वो जगह कौन प्रोवाइड किया, तो वो जगह क्लब प्रोवाइड किया, ठीक है। उनमें से एक बहुत फेमस क्लब हुआ, जो कि कौन था, जैकोबिन क्लब। इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, इसमें जो थे अक्सर गरीब आदमी थे, इसके मेंबर जो थे, इसके जो लीडर थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। उसके बाद ये जो था, ये सोसाइटी अपने आप को जो फैशनेबल और रिचर मेंबर था सोसाइटी से, उसके अलग करने के लिए क्या पहनता था, स्ट्रिप ट्राउजर पहनता था, इसलिए इसको सेंट लूटोस भी कहते थे। उसके बाद
हम लोग पढ़े कि 1792 में कुछ पार्सियन जो थे वो क्या कर दिए, पेरिसियन जो थे वो क्या कर दिए, एक रिवॉल्यूशन निकाल दिए, अटैक कर दिए। किस चीज़ के लिए, तो उनको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा था और मिल भी रहा था बहुत महंगा मिल रहा था, इसीलिए 10 अगस्त को वो लोग क्या किए, एक जगह है, पैलेस है, महल है ट्यूलरीज का, वहाँ पे अटैक कर दिए। उसके बाद किंग के जितने गार्ड थे उसको मास्केड यानी मार दिया गया, और उसको खुद राजा को बहुत देर तक बंदी बना के रखा गया। फाइनली जो है असेंबली जो है एक वोट किया, फिर से वोट किया, और वोट में ये फैसला हुआ कि जो राजा का जितना परिवार है उस सबको जेल में रख दिया जाए। ठीक है, उसके बाद 21 ईयर्स से जो भी बड़ा है, 21 ईयर उससे बड़ा है, तो उससे 21 ईयर से जितने बड़ा है उन सबको राइट टू वोट का दे दिया जाए, चाहे उनके पास पैसा हो या नहीं हो। तो ये नया एक इलेक्शन का गठन हुआ, उस इलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेंशन। अब 21 सितंबर 1792 को फ्रांस फाइनली, ठीक है वो तो अगस्त की बात थी, अगस्त में अटैक हुआ, तो 21 सितंबर 1792 को फाइनली जो था फ्रांस वो मोनार्की को खत्म कर दिया और रिपब्लिक फॉर्म ले आया, और 4 महीना बाद यानी 21 जनवरी 1793 किंग को मार दिया गया और रानी को भी मार दिया गया। अब हाथ किसके हाथ में है फ्रांस का बागडोर, तो आप बोल सकते हैं एक तरह से जैकोबिन क्लब के हाथ में। जैकोबिन क्लब के हाथ में है मतलब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में है, और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर अब कैसे चला पाते हैं फ्रांस को, इसी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और क्यों इस पीरियड को रीजन ऑफ टेरर यानी आतंक का समय कहा जाता था इसके बारे में पढ़ेंगे। अब चूंकि टॉपिक से ही आपको लग रहा होगा कि जो थे वो इतना आतंक पैदा किए होंगे, तो चलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।